कोई वारिस अपने मौरूस के नक्श कदम पे चलता है, उनके नज़रियात और उनके एतक़ादात और उनके नस्बुलैन को अमानत समझता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब से सवाल और जवाबात का सिलसिला एक सहाफ़ी ने शुरू किया और मौलाना साहब से कड़े सवालात कर दिए, जिनके अंदर मेन बात ये थी कि आपके वालिद साहब इस जमात के बड़े थे, उसके बाद आप बड़े बन गए हैं। ये क्या, ये कोई जमात की जो कायदाना सलाहियतें हैं वो विरासत में तकसीम होती हैं, इसमें क्या बात है? कुछ मेन पॉइंट ये थे जो मुझे समझ आए हैं। बहरहाल शायद मैंने समझने में गलती की हो, आप अगर सही तरीके से समझ सकें तो मेरी भी इस्लाह फरमा दें। आप नाजरीन ये समात कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। मेरे आज के मेहमान मौलाना फजल रहमान अमीर JUI 21 अगस्त 1953 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मुल्तान से हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से BA किया। 1980 में बतौर सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। जनरल ज़ियाउल्लाह के खिलाफ MRD की तहरीक के सरबराह। 1988 में पहली मरतबा कौमी असम्बली के रुकन। 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल के सदर बने। 2004 से 2007 तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी। 2008 से 2018 तक चेयरमैन कश्मीर कमेटी रहे। 2020 में जब PDM बनी तो उसकी क़यादत की। मौलाना फजल रहमान अफगान पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी और हुकूमत मुखालिफ तहरीकों में हमेशा सरगर्मी अमल है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। मौलाना साहब, आप कैसे हैं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौलाना साहब, MRD की तहरीक में आपको बहुत रोल है और उस MRD की तहरीक की बिना पर एक आमर को पीछे रखना पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त के हालात के मुताबिक मुल्क में जमहूरियत लाने में आपको कामयाबी हो गई। आपने वादा किया था कि 73 के आइन को बहाल करवा लेंगे, ऐसा क्यों कर मुमकिन नहीं हुआ? हाँ, इसमें मुझे कुछ अपने सियासी दुनिया से शिकायत करनी पड़ेगी कि मेरा खुद ये सवाल है और मैंने PDM के अकाबरीन की मौजूदगी में भी ये सवाल उठाया है, एक से ज़्यादा मरतबा उठाया है कि मैं ज़ाती तौर पर जनरल ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़, उनके मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ तहरीक का हिस्सा हूँ। आप और हम सब लड़ते रहे हैं। इस सारी लड़ाई में हमने आज तक क्या हासिल किया? यानी जमहूरी क़ुव्वतें, जमहूरी इदारे कमज़ोर हो रहे हैं। तमाम एरियाज़ जो हमारी होनी चाहिए थी, जो आवाम की होनी चाहिए थी, जो पॉलिटिशियंस की होनी चाहिए थी, जो सिविलियंस की होनी चाहिए थी, वो किसी और के पास जा रही है। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि 1988 में MRD के मौक़िफ़ के बरअक्स नवाबज़ा नसरुल्लाह खान की बजाय ग़ुलाम इसहाक़ को सदर मुंतखब किया गया। क्या इस मौके पर जनरल असलम बेग ने आपको GSQ में बुला के कोई धमकी दी थी? और बड़े ख़तरनाक सवाल कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बुलाया और जनरल हमीद गुल साहब उनके साथ मौजूद थे उस ज़माने में। जनरल हमीद गुल साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम रहे हैं। लेकिन जनरल की हैसियत में जब वो बैठे थे, चूँकि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब के मुजव्विज़ मुअय्यद हम थे, खुद तो तनहा थे। JUI से हमने 2 मेंबरान की तजवीज़ तायीद की उनकी, तो उनका ख्याल ये था कि आप अपनी तजवीज़ तायीद वापस लें। जिस पर मैंने कहा क्यों, ये हमारा हक है, ये इलेक्शन है, इलेक्शन में मुकाबला होता है। तो क्या जवाब था उनके पास? तो उन्होंने इस पर नागवारी का इजहार किया, लेकिन मैंने उनके साथ बहस की और बिल आखिर उनको यहाँ लाने पर मैंने आमादा किया कि अच्छा हम दोबारा मशवरा कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन फिर मशवरा ये हुआ कि नहीं, तो मैंने कहा जी हम भी नहीं वापस ले सकते अब हम। क्या आप मौरूसियत के हामी हैं? क्योंकि आप कहते हैं अगर कोई शख्स मुझे मुफ्ती महमूद के बेटे से हटकर इसके नज़रियात के सही जानशीन के तौर पर अपनाता है और मुझ पर इतमाद करता है तो इसमें क्या कबात है? क्या आप इसी फ़लसफ़े को दूसरी सियासी पार्टियों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे? मैं लफ्ज़ मौरूसियत को यूरोप की इस्तिलाह समझता हूँ, यूरोप की सियासत समझता हूँ। इसकी जगह मुतबादिल लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करें? मैं अर्ज़ कर लेना चाहता हूँ कि अगर कोई वारिस अपने मौरूस के नक्श कदम पे चलता है, उनके नज़रियात और उनके एतक़ादात और उनके नस्बुलैन को अमानत समझता है, तो दुनिया में सबसे बड़ा मनसब अगर है दुनिया में वो नबूवत का है। क्या नबूवत में बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता और पड़पोता अंबिया नहीं बने हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ वरासत की बुनियाद पर हक़ नबूवत किसी ख़ानदान से छीना है? नबी इब्न नबी इब्न नबी इब्न नबी इब्न नबी जी, अल करीम इब्न करीम इब्न करीम इब्न करीम, ये सारी रिवायात जो है अगर अंबिया के मनसब आलिशान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बरकरार रखा है। और कुरान करीम की बाज़ आयात से कि ऐसी औलाद को बाबरकत औलाद कहा गया है कि जो अपने नेक अमाल के ज़रिए अपने आबा व अजदाद के मरतबे मकाम तक पहुँच सकेगी। तो मैं इन चीज़ों को जो पाकिस्तान में रोज़ाना मौरूसियत, अब जिसकी वरासत ही ना हो, वो कह रहे हैं कि हम सियासी बात कर रहे हैं। छोड़ो सियासत को, मैं सहाफ़त की बात करता हूँ। आप जिस मकाम पर हैं, आपके दूसरे कुलीग्स जिस मकाम पर हैं, आपके बुजुर्ग जो दुनिया से गुजर चुके हैं, अगर आज उनकी औलाद सहाफ़त में वो मकाम हासिल करती है, उनकी जगह लेती है, आपको आपके लिए बायस फ़ख्र है। सियासत में ये बात काबिल फ़ख्र क्यों नहीं है, काबिल फ़ख्र क्यों नहीं? सर, क्या ये हकीकत है कि चौधरी परवेज़ रई के मुताबिक वज़ीर आला अकरम दुरानी के खिलाफ आने वाली तहरीक अदम एतमाद और जनरल मुशर्रफ के वर्दी में इलेक्शन लड़ने के हवाले से आप ही और जनरल मुशर्रफ के दरमियान कोई मामला तय पा गया? देखिए, जनरल मुशर्रफ और चौधरी शुजात एक पेज पे थे और हम बिल्कुल अपोजिशन में थे। हमने उस वक्त, देखिए, कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। मैं अभी भी लोगों को समझाता हूँ कि 26वीं तरमीम आर यू ए गुड टीचर? नहीं, माय क्वेश्चन इज आर यू गुड टीचर? मैं एक अदना तालिब इल्म हूँ, उस्ताद तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं 26वीं तरमीम और वो जो उस ज़माने में 17वीं तरमीम हुई थी उसका यही फ़र्क बताता हूँ कि उस वक्त तो जनरल मुशर्रफ साहब ने अदालत के एक इजाज़त की बुनियाद पर LFO को आइन का हिस्सा बना लिया था।
جی ہاں۔ ہماری محنت تھی کہ کتنا ہم کھینچ سکتے ہیں، کتنا ہم آئین سے نکال سکتے حاصل کر ہیں، سکتے ہیں۔ تو جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے وہ نکلوایا، جتنا بس میں نہیں تھا 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے صاف کر دیا اس کو۔ جی آج ہم نے ڈلوانا تھا کہ آئین میں ہم کن کن چیزوں کو ڈلوائیں، تو دونوں کے نتائج یقیناً مختلف ہوں گے۔ MMA کے 5 سال 2 صوبوں میں آپ اقتدار میں رہے، مگر حقیقت ہے کہ کوئی بنیادی تبدیلیاں ان دونوں صوبوں میں نہیں آئیں، جس کی بنا پہ آپ کا ووٹ بینک بھی جو ہے ان دونوں صوبوں میں منتشر ہو گیا، یہ حقیقت ہے؟ دیکھیے ہمارے ملک میں جس طرح ہم سیاسی طور پر سوچتے ہیں کہ عوام فیصلہ کرتے ہیں، عوام کے فیصلوں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا ہے وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔ جی ہمارے ساتھ تو اس حد تک زیادتی ہوتی رہی کہ ایک چیف منسٹر جو صبح سے شام تک مصروف رہتا ہے، سیمینارز میں جاتا ہے، میٹنگوں میں جاتا ہے، مختلف شعبوں کے، ان کی کوریج جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں آ رہی ہوتی تھی۔ گورنر صاحب جیسے گورنر ہاؤس میں بیٹھتا ہے، وہاں سے ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کے ارادے اب ہمارے لیے کچھ اور ہیں۔ اور ہم تعلیم کے میدان میں جائیں، ہیلتھ کے میدان میں جائیں، ہمارے بعد آنے والے حکمرانوں کے وزیروں نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے کہ آپ کے وقت میں جو کچھ ہوا ہے ہم اس کا اشیر بھی کرنے کی پوزیشن میں کوئی ہیں۔ 5 ایسی چیزیں جو MMA کے دور میں ہوئی ہوں جس پہ آپ فخر کرتے ہوں؟ دیکھیے ہم نے پہلی مرتبہ صوبے میں خواتین کی یونیورسٹی بنائی، ہم نے پہلی مرتبہ صوبے میں 3 یونیورسٹیوں سے تعداد 9 اور 10 تک لے گئے، ہم نے پہلی مرتبہ مفت تعلیم کا رواج ڈالا، اور پہلے بجٹ میں ہم نے پرائمری اسکول تک کتابیں سرکاری اسکولوں میں رجسٹر طلباء کو دی، ہم نے اگلے سال مڈل تک، پھر اس سے اگلے سال ہم نے میٹرک تک، اور ہمارے منشور میں میٹرک تک مفت تعلیم کا ذکر ہے، لیکن ہم نے اگلے سال بجٹ جب ملا تو ہم نے FFC تک بھی کتابیں مفت فراہم کی۔ لیکن مولانا پھر کیا ہوا کہ آپ کی جگہ دوسری پارٹیوں نے لے لی؟ اور میں کر رہا ہوں جی حضرت، دوسری پارٹیوں کا لینا نہ لینا یہ عوام کا کام ہی نہیں ہے۔ عوام ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کی تائید میں ڈالتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بے خبر رکھیں۔ اس وقت تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اور جو میڈیا تھا وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا، اور ہم نے جو اصلاحات کی، آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ علاج مفت ہوں گے، چنانچہ علاج مفت شروع کر دیا گیا، ایمرجنسی مفت کر دی گئی، دوائیاں باہر سے مفت اب لائی جائیں گی، اور تمام اضلاع میں A لیول ہاسپٹلز بنانے کا ہم نے ایک پروگرام بنایا۔ ہم 12 ضلعوں تک کامیاب ہو سکے، آگے ہم جا نہیں سکے تھا۔ اتنی اچھی کامیابیوں کے باوجود جی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کے خلاف ایک چھوٹی سی کمزوری اٹھا کے پھیلا دی جاتی ہے، اور پھر آپ کے ووٹوں کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کھیل ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کی اس کا مطلب ہے MMA کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ ناظرین، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ انٹرویو سنا، اس کے اندر کافی باتیں، کافی سوال جوابات کیے گئے، لیکن جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا، مجھے جس بات کی صحیح طریقے سے سمجھ آئی، باقی اگر میں نے اس کو صحیح سے نہیں سمجھا تو آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک بات آپ کو بتاتے چلیں، اس چینل پر آج کے بعد علماء اکرام کے صرف اور صرف بیانات اپلوڈ کیے جائیں گے، میری ویڈیو یہاں پر نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے میری ویڈیو، میرا تجزیہ، تبصرہ سننا ہے تو آپ کو فرسٹ کمنٹ کے اندر بھی چینل کا لنک دے دیا جائے گا، اینڈ سکرین پر بھی آپ کو ویڈیو نظر آ جائے گی، ڈسکرپشن میں بھی ہم آپ کو لنک دے دیں گے، آپ اس پہ کلک کیجئے، ہمارے نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، UR میڈیا نیٹ ورک۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری باتیں، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔